अचानक से इतने प्रतिभाशालियों और ज्ञानियों की भीड़ कहां से चली आई पारसपुरा में? भ्राता, अमात्य राक्षस सम्राट धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ शीघ्र पारसपुरा पहुंच रहे हैं। अमात्य राक्षस धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ यहाँ आ रहा है, अर्थात हवेली में प्रवेश के लिए हमारे पास अब समय अवधि और कम हो रही है। हमें शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। दुर्गम, अमात्य के भव्य स्वागत सत्कार का प्रबंध करो तुरंत। जो आज्ञा भ्राता। कौन हो तुम? देख तो रहे हैं श्रीमान, एक साधारण सा नापित हूँ। किंतु तुम्हारी वाणी किसी विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण सी क्यों प्रतीत हो रही है? मैंने कहा ना, प्रतिभा जाति या वर्ण नहीं देखती। और फिर नापित तो आज भगत सम्राट भी है। समय बदल रहा है श्रीमान, और इस बदलते समय के लिए नापित श्रेष्ठ सम्राट धनानंद को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उन्हीं के कारण ही तो आज हम नापितों का नाम पूरे संसार में चमक रहा है। सत्य कहूं तो उन्हीं के कारण ही हमारे समाज का सूर्योदय हुआ है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि एक नापित की नियति केवल केश काटना ही नहीं है। परंतु श्रीमान, एक और बात पे सावधानी बरतनी होगी हमें। यदि हम चाहते हैं कि नापितों का यूं ही साम्राज्य बना रहे और भावी पीढ़ियां भी इसका आनंद भोग सके, तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए अत्यावश्यक है कि हम ज्ञान अर्जित करें और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बढ़ावा दें। नापित की कला और एक विद्वान की सोच दोनों एक ही व्यक्ति में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं मैं। मेरे विचारों से इस समय इन्हें उत्तराधिकारी की नहीं, एक राजनीतिक सलाहकार की अधिक आवश्यकता है। आज ही मुझे किसी ने परामर्श किया था कि मुझे किसी योग और बुद्धिमान राजनीतिक सलाहकार को नियुक्त करना चाहिए। आज से आप मेरे साथ रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। आज से मैं आपको अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करता हूं। ये लीजिए। क्या कह रहे हैं श्रीमान, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तम। आचार्य ने भी भवन में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। अब बस स्थूल और मैं ही शेष रहे, और मैं तो शीघ्र ही मार्तंड के कारण प्रवेश पालूंगा। फिर बस स्थूल रहेगा, मैं उसे भी किसी प्रकार भवन में स्थान दिलवा ही दूंगा। पिताश्री, आज अर्जुन ने मेरी प्रतियोगिता में बहुत सहायता की है। क्या हम इसे भी नियुक्त कर लें? नहीं, इस युवक में ऐसी कोई बात है जो मुझे रोक रही है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। और वैसे भी आज एक दिन के लिए पर्याप्त संयोग हो चुके हैं। अब और नियुक्ति नहीं। अब चलो यहां से। यदि जगत जला और अमात्य राक्षस की भेंट से पूर्व ही चंद्रगुप्त को यह प्रवेश चिन्ह नहीं मिला, तो हमारा पारसपुरा में रहना असंभव हो जाएगा। यदि धनानंद ने अमात्य राक्षस को यहां भेजा है, तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होगा। अवश्य ही अमात्य राक्षस धनानंद का कोई विशेष समाचार लेकर आया होगा, जो हमारे लिए कठिनाइयां और समस्याएं और बढ़ा देगा, हमारे मार्ग को और दुर्गम कर देगा। इस सब से बचने का केवल एक ही मार्ग है। तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र वो प्रवेश चिन्ह प्राप्त करना होगा, और उसे प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है।
मार्तंड। आप चिंता न करें आचार्य, मैं हमारी अब तक की जीत को हार में नहीं बदलने दूंगा। मैं धनानंद की किसी भी योजना को हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनने दूंगा। सम्राट, असाका को अपने अधीन करना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हुआ है। हमारे राजकोष स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं से भर चुके हैं और साथ ही असाका के नए नरेश जुंगी देव ने 2 गुना कर देकर आपको धन्यवाद किया है कि आपने उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया है। जुंगी देव से कहो कि उसे 2 गुना कर देना होगा। सम्राट, वही तो मैंने कहा आपसे कि दुगना कर आ चुका है। उत्तम। सम्राट, आप यहाँ उपस्थित अवश्य हैं, किंतु कुछ है जो आपका ध्यान भटका रहा है। आपके घाव में होने वाली पीड़ा तो नहीं? तुम्हें औषधि लगा? नहीं दाइमा, मेरा ध्यान इस पीड़ा ने नहीं, इस पीड़ा को देने वाले ने भंग किया। मैं नहीं चाहता मेरा ये घाव भरे, क्योंकि यदि ये घाव भर गया तो मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मेरी पीड़ा यदि समाप्त हो गई तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, और यदि मुझे क्रोध नहीं आएगा तो मैं प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। इसलिए दाइमा, मैं नहीं चाहता कि मेरा घाव भरे, ताकि ये प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत ना हो। ये तब तक धधकती रहे जब तक मैं उस चंद्रगुप्त को मार ना दूं। सम्राट, क्या सोच रहे हैं? यही दाइमा कि हमने असाका की प्रजा से 2 गुना कर लिया है। उनके खून और पसीने को अपने राजकोष में भरा है। निश्चित ही असाका की प्रजा के लिए ये कठिन समय होगा। और दाइमा, आप जानते हैं, दरिद्र और असहाय लोगों पर होने वाले अत्याचार से सबसे अधिक आहत कौन होता है? चंद्रगुप्त। परिस्थिति चाहे जो भी, वो दिल चट्टा सदैव उन लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाता है जिन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा, फिर चाहे उसे स्वयं अपने प्राणों को ही संकट में क्यों ना डालना पड़े। अब यही बात चंद्रगुप्त की मृत्यु का कारण बनेगी। भद्रसाल, शीघ्र ही संदेश पहुंचाने का प्रबंध करो। मुझे 1 नहीं 2 संदेश भेजने, एक दाहक और निशुंभा के लिए और दूसरा मेरे प्रिय मित्र जगत जला को। जी सम्राट। उस दास से दूर रहना मार्तंड। मुझे प्रतीत होता है उसकी संगति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। नगर प्रमुख, अमात्य राक्षस भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं। अरे मार्तंड, हमें तो तुम्हारी अभूतपूर्व विजय पर तुम्हें बधाई देने का अवसर ही नहीं मिला। आओ ना हमारे साथ, बधाई देनी है तुमको। चलो चलो, अरे चलो मार्तंड, आओ चलो चलो। प्रतीत होता है कि तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारे पैरों में आ गई थी, तभी तो तुम इतना तीव्र दौड़े, हम सभी से तीव्र।
किंतु शेष शरीर तो अभी भी दुर्बल है। देखो 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 देखो, हमारे समक्ष ये दुर्बल शरीर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। देखो देखो, तुम लोगों को परेशान मत करो, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, अन्यथा मैं मेरे पिताश्री को बुला लूंगा। वो छोड़ेंगे नहीं तुम सबको। ये गीदड़ भपके किसी और को देना मार्तंड, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तुमने अपने पिताश्री से हमारी शिकायत की तो दंड हमें नहीं मिलेगा, बल्कि दंड के भागी होगे तुम। वे तुम्हारी इस दुर्बलता के लिए तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। जाओ मार्तंड, जाओ, करो अपने पिताश्री से हमारी शिकायत। जाओ, खड़े क्यों, जाओ। तुम तो धावक हो ना, तो भागो, देखते हैं तुम्हारे पांव में कितनी गति है। क्या हुआ, भागो, खड़े क्यों, भागो, भागो। कौन हो तुम? पहचाना नहीं इसे? यही तो था, प्रतियोगिता में मार्तंड का दास। सुन कीड़े, तुम जैसे दास से बात करना हमारे सम्मान की हानि है। चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल, और कदाचित तुम जैसों से लड़ना मेरे स्वामी के सम्मान की हानि। और तभी तो वो तुम सब पर हाथ नहीं उठा रहे और अड़िग खड़े तुम सबके सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जैसों के लिए उनका ये दास ही पर्याप्त है। पहले इस कीड़े को देखते हैं, फिर इस कायर को सबक सिखाएंगे। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, चंद्रगुप्त मोल है चंद्रगुप्त। कौन हो तुम? मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा शूरवीर नहीं देखा। तुम अद्भुत हो। तुम्हारे हाथ कितने तीव्रता से चलते हैं। तुमने एक बारी में सबको धराशायी कर दिया। कैसे? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता स्वामी, आप सुरक्षित हैं, मेरे लिए यही संतुष्ट है। वैसे आपने अपने पिता से मुझे नियुक्त करने की बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे से एक तुच्छ से दास के प्रयास किए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे भवन लौटना होगा। तुमसे पुनः मिलकर बहुत अच्छा लगा।
उत्तम, अति उत्तम। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है चंद्रगुप्त, क्योंकि मार्तंड की जो सहायता तुमने की है वही तुम्हें जगत जला के भवन में प्रवेश भी दिलवाएगी। क्योंकि जो कुछ भी तुमने मार्तंड के लिए किया है उसके पश्चात उसे ऐसा लग रहा होगा कि तुम उसके लिए किसी सुरक्षा चक्र के समान हो और तुम्हारा साथ पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। बधाइयां हो राजकुमार चंद्रगुप्त, तुम्हें जगत जला के भवन से प्रवेश चिन्ह के लिए शीघ्र ही आमंत्रण आने वाला है। पिताश्री, आपको उस दास अर्जुन को नियुक्त करना ही होगा। मैं एक बार कह चुका हूं मार्तंड, मेरा निर्णय अटल है। पिताश्री, वो दास कई कार्यों में निपुण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसकी संगति से मुझे कोई संकट नहीं होगा, बल्कि मैं तो उससे प्रशिक्षण पाकर आपका सम्मान और बढ़ाऊंगा। पिताश्री, मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं। मेरे निर्णय पर विश्वास तो कीजिए। दे दीजिए उस दास अर्जुन को प्रवेश चिन्ह। मैंने अपने पुत्र को इतना आग्रह करते पहले कभी नहीं देखा आर्य। वैसे भी मार्तंड बालपन से अकेला है। 40 गांव में उसका कोई मित्र नहीं है। आप ये समझिए कि आप इसे एक मित्र दे रहे हैं। उचित है, दे दो प्रवेश चिन्ह उस दास को और ले आओ उसे भवन में। ईश्वर की कृपा है कि शीघ्र ही चंद्र को भी ये प्रवेश चिन्ह मिल जाएगा। अब चिंता बस इस बात की है कि धनानंद ने अमात्य को यहाँ किस प्रयोजन से भेजा है। क्षमा करें अमात्य, किसी व्यक्तिगत उलझन में उलझा हुआ था। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? सम्राट धनानंद का घोषणा पत्र लाया हूं तुम्हारे लिए, पढ़ लीजिए। मैं मगधपति धनानंद ये आदेश देता हूं, जिस क्षण से तुम ये घोषणा पत्र पढ़ो उसी क्षण से तुम्हारे प्राण तुम्हें कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इस आदेश के पीछे कारण है कुछ देशद्रोही जो घात लगाए बैठे हैं। ऐसे शत्रु जिन्हें सम्राट से बचने के लिए शरण की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में वो मगध के किसी भी भाग में भेष बदलकर छिपने का प्रयास कर सकते हैं। अमात्य, क्या कोई व्यक्ति है जिसके लिए हम विशेष रूप से सावधान रहें? है। आपने बुलाया पिताश्री? इससे मिलिए अमात्य, मेरा पुत्र मार्तंड। प्रणाम अमात्य। आपसे मिलना मेरे सौभाग्य की बात है। तुमसे मिलकर भी प्रसन्नता हुई। सुना है तुमने कोई प्रतियोगिता जीती है, अभिनंदन। धन्यवाद। वो मेरा दास। इस समय हम एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, तुम जाओ यहां से। अमात्य, आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे थे। वही सम्राट का दास चंद्रगुप्त, जिसने मगध के विरुद्ध विद्रोह करने का दुस्साहस किया। वो है तो केवल 16-17 वर्षों का, परंतु लोगों को छलने में निपुण है।
और इसी की ढाल बनाकर वो कुटिल चाणक्य और अपने अन्य क्षत्रिय साथियों को मगध में छुपाने का प्रयास कर रहा है। सम्राट धनानंद का आदेश है कि उसे किसी भी स्थिति में शीघ्र ढूंढ लिया जाए। अब सम्राट से कहें कि निश्चिंत रहें। मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि उस विद्रोह करने वाले को शीघ्र पकड़ा जाए। उत्तम, अति उत्तम। आज्ञा दें। बाल बच गया। दुर्गम, आज्ञा भ्राता। जिस युवक को हमने मार्तंड के दास के रूप में नियुक्त किया है, उस पर कड़ी दृष्टि रखो। जो आज्ञा भ्राता। सम्राट धनानंद के दूत पक्षी से अभी अभी यह महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हुआ है। अभी तो अमात्य स्वयं आकर गए हैं, फिर ये संदेश कैसा? लाओ। मैं तुम्हारे प्रांत के एक छोटे से गांव बांधी में अपने एक सैन्य प्रमुख को भेज रहा, जो वहां के लोगों से कर वसूली करेगा। अपने कार्य में वो दुर्बल और दरिद्र लोगों पर अत्याचार भी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मृत्यु दंड भी देगा, ताकि समस्त साम्राज्य में ये पता चल जाए कि सम्राट की आज्ञा की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को अपने प्रांत में जंगल की आग की भांति फैला दो। मुझे विश्वास है तुम अपना कार्य कुशलतापूर्वक करो और मुझे निराश होने का कोई अवसर नहीं दोगे। कदाचित ये तुम्हारे लिए स्वर्णीय अवसर होगा अपने शिकार तक पहुंचने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जगत जला के समूचे प्रांत में घोषणा करने के पश्चात वो चंद्रगुप्त अपनी बची कुची सेना के साथ उन दुर्बल और असहाय लोगों की सहायता करने अवश्य आएगा। तुम्हें वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे शिकार को उलझाने का प्रबंध कर दिया है। मैंने अपने एक सैन्य प्रमुख चुंबक सिंह को वहां पर भेजा है, जो तुम्हारे पहुंचने तक उस चंद्रगुप्त और उसकी क्षत्रिय सेना का आखेट करता रहेगा। प्रांत के कोने कोने में यह समाचार प्रसारित करवा दो कि बंदी गांव से कर वसूला जाना है। पिताश्री, मैं अर्जुन के साथ तलवार चलाने का अभ्यास करना चाहता हूँ। क्या इसके लिए हमारे शस्त्रागार से 2 तलवारें ले सकता हूँ? यह मगध के महान सम्राट धनानंद ने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, और तुम हो कि मुझे अपने व्यर्थ के अभ्यास के बारे में पूछने आए हो। सारे मगध के प्रांतों में यह समाचार फैलाना है। बांदी गांव से कर ग्रहण करके अन्य गांवों को यह उदाहरण दिया जाएगा कि सम्राट की आज्ञा की अवहेलना करने वालों का क्या परिणाम होता है। चलो दुर्गम दागा। निशुंभा, प्रहार तुम्हें करना है और यह अवसर व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमें शीघ्र अतिशीघ्र बांदी गांव पहुंचना है। हम सम्राट को निराश नहीं करेंगे। मित्र, शस्त्रगार से तलवारें नहीं मिली। आज हमें इसी लकड़ी की डंडियों से अभ्यास करना होगा। क्या हुआ स्वामी, आप इतने चिंतित और इतने निराश क्यों दिख रहे हैं? क्या समस्या है? वो पिताश्री को सम्राट धनानंद की ओर से विशेष संदेश आया है, और मैंने अपनी अनभिज्ञता की वजह से उन्हें परेशान कर दिया।
आइए प्रशिक्षण शुरू करें। ऐसा कौन सा विशेष संदेश आया है मगध से? कर वसूली का। बांदी गांव से कर ग्रहण करके अन्य गांवों को यह उदाहरण दिया जाएगा कि सम्राट की आज्ञा की अवहेलना करने वालों का क्या परिणाम होता है। वार कीजिए स्वामी। मुझे तुरंत ही आचार्य और अन्य सभी को इस विषय में सूचित करना होगा और उसके लिए एक आकस्मिक सभा बुलानी होगी। आपकी निराशा को प्रसन्नता में बदलने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। चिड़िया का स्वर सुनेंगे? चंद्रगुप्त का संकेत। ये तो चंद्र का गुप्त संकेत है। मुझे शीघ्र ही हमारे गुप्त स्थान पर पहुंचना होगा। अवश्य ही चंद्रगुप्त को धनानंद के विषय में कोई सूचना मिली है। अद्भुत। ये कला तो अति उत्तम है। तुम कितने गुणी और कुशल हो। सच में तुम अत्यंत विशेष हो। वो तो मैं जानता हूँ, किंतु इन लकड़ियों से आप एक कुशल तलवारबाज नहीं बन पाएंगे। आप यहीं रुकिए, मैं हमारे अभ्यास के लिए प्रबंध करके आता हूँ। भ्राता का कथन उचित था। इस सेवक में कुछ तो है जो खटकता है। मुझे इसका पीछा करना होगा। आचार्य, समाचार गंभीर है। धनानंद ने बांदी नामक एक ऐसे गांव में कर वसूली के लिए अपना विशेष दल भेजा है जो पहले से ही दरिद्रता की मार झेल रहा है। जिसने भी सम्राट का कर नहीं चुकाया है उसे मृत्यु दंड मिलेगा और यह अत्याचार मैं कदापि नहीं होने दूंगा। आचार्य, तुम सही कह रहे हो चंद्र। हम उस दुष्ट धनानंद को इस प्रयास में सफल नहीं होने दे सकते। निसंदेह महारानी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, परंतु सावधानी बरतनी होगी। ये उस दुष्ट धनानंद की कोई चाल भी हो सकती है, हमें हमारे छिपने के स्थान से बाहर निकालने की। किंतु आचार्य, यदि हमने उनकी सहायता नहीं की तो कोई भी उनकी सहायता नहीं करेगा। और यदि आज हम उनकी रक्षा के लिए खड़े होंगे तो समय आने पर वो भी हमारी सहायता के लिए खड़े होंगे। और आचार्य, वैसे भी हमारी तो योजना भी यही थी ना कि हम मगध की प्रजा का समर्थन लेकर धनानंद की जड़ों को, उसके मूल को खोखला करेंगे। इसलिए हम इस अवसर को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। उचित है, परंतु जो भी करना है अत्यंत सावधानी से करना होगा। संकट कहीं से भी आ सकता है। वो दास अवश्य उस भवन में गया होगा, किंतु उसका यहाँ क्या काम? इंद्रजनिक, प्रांत में उपस्थित हमारे सभी क्षत्रिय भाइयों को यह सूचित कर दो कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र बांदी गांव की ओर कूच करना है। लगता है कोई आ रहा है।
मैंने अभी यहाँ कुछ लोगों की आवाज सुनी। कौन था यहाँ? यहाँ कोई क्यों आएगा? मैं यहाँ थोड़ी सफाई करने आई थी। कितने सुंदर और सशक्त हाथ है तुम्हारे। प्रतीत होता है किसी योद्धा के हाथ है। अरे अरे अरे, सेविका स्वामी से रुष्ट नहीं होती, स्वामी की सेवा करती है। आओ कभी हमारे भवन पर हमारी सेवा करने। उसके बाद तुम्हारे इन हाथों में ये मलिन वस्त्र नहीं, सोने के कंगन होंगे। यहाँ मेरा काम समाप्त हो गया। आज्ञा दे। सब ठीक तो है? क्या पूछ रहा था वो? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? नहीं, अभी यदि इनमें से किसी को भी दुर्गम के इस दुर्व्यवहार के विषय में कुछ भी ज्ञात हुआ तो ये अपने लक्ष्य से भटककर मेरे लिए चिंतित होंगे। क्या हुआ महारानी? कुछ नहीं, मैं बस ये सोचकर व्याकुल हो गई थी कि कहीं उसने हमारी बातें ना सुनी हो, किंतु उसने ना कुछ सुना ना कुछ देखा। अब इससे पूर्व कि भवन में हमारी अनुपस्थिति पर कोई संदेह हो, मुझे जाना चाहिए। आप सभी को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं। रुकिए, सावधान रहिएगा। यही सत्य है राजकुमारी। चंद्रगुप्त ने हम सभी के साथ छल किया है, क्योंकि पीपली वन का राजकुमार मगध सम्राट से अपने राज के विध्वंस का प्रतिकार लेना चाहता है, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें एक ऐसी विशेष योजना के विषय में बताने आया हूं जिसे सुनने के पश्चात तुम ऐसे निर्जीव बेरंग पुष्प के चित्र के स्थान पर एक आकर्षक चित्र बनाओगी, जिसमें रंग होंगे, उमंग होगी, जीवन की एक नई तरंग होगी। तुम सुनना नहीं चाहती मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं? सुनो तो, मैंने उस दास को पकड़ने के लिए एक उत्कृष्ट योजना बनाई है। एक ऐसी योजना जिसे मैंने महल में किसी को नहीं बताया। वो रहस्य, वो योजना मैं केवल तुम्हें बताने आया हूं। सुन भी लो दुर्धरा, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी ये योजना सुनने के पश्चात तुम्हें प्रसन्नता अवश्य होगी। ठीक है, तो बताइए बताइए मुझे। तो मेरी योजना कुछ इस प्रकार है कि मैंने समूचे साम्राज्य में ये सूचना फैला दी है कि मेरा सेना प्रमुख चुंबक सिंह बांदी नाम के एक गांव में कर वसूलने के लिए जाएगा, और इस संदर्भ में उससे किसी भी प्रकार की दया की अपेक्षा ना की जाए, क्योंकि सम्राट ने उसे भेजा ही है गांव वालों पर अत्याचार करने के लिए।
अब ये बात सुनकर वो दिलचट्टा, वो चंद्रगुप्त, वो कुटिल ब्राह्मण चाणक्य, मूरा और वो क्षत्रिय उनकी सहायता करने अवश्य आएंगे और उनकी सुरक्षा करने हेतु उन्हें अपने बिल से निकलना होगा। चंद्रगुप्त और उसकी सेना जब बांदी गांव पहुंचेगी तो उन्हें यह प्रतीत होगा कि मगध की सेना उन गांव वालों पर अत्याचार कर रही है, किंतु वास्तविकता में वो असहाय, दुर्बल गांव वाले मगध की सेना के वेश में होंगे। अगर तुम सबको अपने प्राण प्रिय हैं, तो पहनो ये वेश और उठाओ अपने अपने शस्त्र। और मगध के सैनिक शत्रु पर घात लगाए घरों में छिपे होंगे। चंद्रगुप्त और उसकी सेना असहाय और निर्दोष गांव वालों को मगध की सेना समझकर उन पर आक्रमण करेगी। और जब वो विश्वासघाती चंद्रगुप्त उन निर्दोषों की हत्या कर स्वयं को विजेता समझेगा, तब मगध की सेना को पर्याप्त समय मिल जाएगा उन्हें बंदी बनाने के लिए। किंतु भाई, आपके सैनिकों ने कई बार उसे बंदी बनाने का प्रयास किया है और विफल हुए। आपको फिर भी ऐसे लगता है कि आपकी योजना सफल होगी? क्योंकि इस बार मेरी सेना युद्ध करके उस चंद्रगुप्त और उसकी सेना को केवल व्यस्त रखेंगे, किंतु वास्तविकता में मेरे दक्ष और श्रेष्ठ हथियारे दाहक और निशुंभा उन्हें पकड़ेंगे, जो इस समय चंद्रगुप्त और उसकी सेना की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। आशा है आपकी योजना सफल हो। तो तुम्हें अब भी विश्वास नहीं कि मेरी योजना सफल होगी? किंतु शीघ्र ही तुम्हारे मन और तुम्हारी वाणी से सारे अविश्वास दूर हो जाएंगे और तुम शीघ्र अपनी भ्राता की बातों पर पुनः विश्वास करने लगोगी। और पुनः तुम कभी भी मृत और बेरंग पुष्प नहीं बनाओगी, क्योंकि मेरी योजना के पश्चात वो दास चंद्रगुप्त और वो कुटिल चाणक्य मेरी कैद में होंगे। मैं चुंबक सिंह यहाँ मगध के महान सम्राट धनानंद के आदेश पर आया हूँ और मेरे यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि तुम सब लोगों को और अधिक कर देना होगा। लेकिन चुंबक सिंह जी, हमारे पास जो कुछ भी था हमने तो सब दे दिया। अब हमारे पास अपने प्राणों के सिवा कुछ भी नहीं। यह आवश्यकता से अधिक बोल रहा है। सबसे पहले इसे ही सबक सिखाना पड़ेगा।